नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं और जेई मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम लोग कोनिक सेक्शन के बेसिक फंडामेंटल पे बात करने वाले हैं। कोनिक सेक्शन तो सबसे पहले हम कोनिक सेक्शन के डेफिनेशन पे बात करेंगे। डेफिनेशन तो क्या होता है कोनिक सेक्शन? तो चलिए समझते हैं। तो कोनिक सेक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो a locus of a point which moves in a plane such that its ratio of distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed line, from a fixed straight line, is always constant, constant is known as a conic सेक्शन। ओके, तो ये आपका कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, एक बार आप समझ लीजिए कि भाई हमने यहाँ पे बात किया है कि अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम fixed straight line always constant is known as conic section। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, भाई अगर आपके पास कोई प्लेन है, मान लीजिए कोई प्लेन है, उस प्लेन में सबसे पहले आपको एक लाइन फिक्स करना होगा। अब ये जो फिक्स लाइन होता है ना, यहाँ पे लिखा है ना फिक्स लाइन, यहाँ पे देखो फिक्स स्ट्रेट लाइन, तो ये जो फिक्स लाइन होता है इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। एक मिनट, तो ये आपका होता है फिक्स्ड लाइन, ये जो आपका फिक्स्ड लाइन होता है, इस फिक्स्ड लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अब एक
इसी प्लेन में एक पॉइंट को भी आपको फिक्स करना होगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जनरली इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि एक प्लेन पे हमने एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स कर दिया, जिस फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। अब आप एक वेरिएबल पॉइंट लीजिए, जो वेरिएबल पॉइंट इस प्लेन पे मूवमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, वो जो लोकस ऑफ द पॉइंट होगा वो मूवमेंट करेगी प्लेन पे, सच दैट इट्स रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर आपने एक यहाँ से अगर आप एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया जो कि P है, तो ये P पॉइंट तो मूवमेंट करेगी, मूव करेगी प्लेन पे। लेकिन ये आपसे बोला गया है कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है जिसको हम लोकस बोल रहे हैं, और मान लीजिए ये लोकस, सॉरी, ये जो आपका लोकस है ये हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y मान लीजिए। अब आपको पता है कि यहां पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस और इस लाइन से इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, इनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ये आपका m है, इसका मतलब ये आपको ये कहा गया है कि Pm अपॉन PS अपॉन PM, ये जो PS अपॉन PM होगा ये फिक्स पॉइंट से ये वेरिएबल पॉइंट और इस वेरिएबल पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को जब हम आगे चल के बात करेंगे तो ये जो कांस्टेंट होगा ये आपका इसेंट्रिसिटी होगा, इसेंट्रिसिटी। क्या होगा? इसेंट्रिसिटी। मतलब ये कि PS अपॉन PM इक्वल हो जाएगा किसके? E के। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PS अपॉन E इंटू PM। क्या हो जाएगा? PS इक्वल टू E इंटू PM, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का हमें एक इक्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि PS इक्वल टू E इंटू PM होगा। अब अगर मुझे इस कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन लिखना है तो इसके लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। अब अगर ये हमें गिवन है तो आप यहाँ से देखो कि ये हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट लोकस हमें x, y गिवन है, और ये जो फोकस है ये मान लेते हैं कि ये फोकस भी हमारे पास, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है s है, ये कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है अल्फा, बीटा। अगर इतना कुछ दिया होगा क्वेश्चन के अंदर तो हम इस कोनिक का जनरल इक्वेशन
तैयार कर सकते, जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं एक बार। तो अगर हमारे पास ठीक है, अब ये पॉइंट आपके पास गिवन है एस कॉमा वाई, अल्फा कॉमा बीटा, और ये पी पॉइंट गिवन है एक्स कॉमा वाई, और इस लाइन का जो कि आपका डायरेक्ट्रिक्स है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये आपका एम है जो इस पे डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर। और हम यहाँ से जानते हैं कि पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम होता है, पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम होता है। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमें पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि इनके जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ मालूम होना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है और इनके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ए और ये बी, और ये पॉइंट आपको मान लेते हैं कि ए पॉइंट आपको गिवन है x1, y1 और बी कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। अगर ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके पास पॉइंट गिवन है और आपके पास लाइन का इक्वेशन गिवन है तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके पास ये लाइन हमें गिवन है और इस पॉइंट से हमें ये मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है x1, y1, और इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है lx प्लस ym प्लस z इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हमें गिवन है, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना हो, ये वाला डिस्टेंस मतलब पॉइंट से लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो उस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा, जब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जब लाइन के अंदर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा lx1 प्लस my1 प्लस z प्लस z my प्लस z अपॉन x के कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। और ये आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस अगर हम हमेशा पॉजिटिव होता है तो अगर हम ये मॉड में ले लेंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कभी ऐसा कोई इक्वेशन आ गया जिसको हमने सॉल्व किया वो नेगेटिव आ गया, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव को बनाए रखने के लिए हमें मॉड लेना पड़ता है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा,
LX1 प्लस MY1 प्लस Z अपॉन L² प्लस M² का अंडर रूट और फिर सभी का मॉड ले लेते हैं। तो अब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये दो बेसिक बातें आपको स्ट्रेट लाइन का रिमेंबर है तो फिर आप आसानी से इस कोनिक का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आप मुझे बता दो, अगर मुझे PS का डिस्टेंस निकालना है तो PS का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ये PS का डिस्टेंस मतलब दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट होने के बाद आपको मालूम है कि ये कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आगे इन्होंने बोला है कि भाई E² और ये जो PM है, तो PM क्या है भाई, तो PM पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस है। PM क्या है, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। PM की अगर बात करें तो अब यहाँ से अगर मुझे लिखना है तो AX प्लस BY प्लस C, और अगर ये X, Y अगर हम ले रहे हैं तो इस X, Y को जब इस लाइन के अंदर रखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये AX ही रहेगा, ये BY ही रहेगा और ये C ही रहेगा और अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। और आपको पता है कि सबका मॉड लेना है और इसके बाद हमें क्या करना है कि भाई ये जो आया है उसका होल स्क्वायर कर लेना है। तो ये जो हमारे पास है इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। अब फाइनल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कोनिक का जनरल इक्वेशन आ जाएगा। वो कैसा दिखेगा, तो वो आपको ऐसा दिखेगा, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू E² और ये हो जाएगा AX प्लस BY प्लस C अपॉन A² प्लस B², ये आपको दिखेगा। ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास आया है ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आया है। ये क्या आया है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये क्या आया है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन आ गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, मतलब ये कॉनिक का इक्वेशन आ गया। जब आप इसी को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद इसका जो कब आपको फाइनल फॉर्मेशन दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मान लीजिए जब आप उन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व जो आपको दिखेगा। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं ना कि इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये जो जनरल इक्वेशन है, इस पे बेस आपके सामने क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर कि भाई अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने बना तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एक बार हम इस पे बेस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, अगर मानिए कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves
such that its distance from the point 0, -1 is twice its distance from the line 3x plus 4y plus 1 इक्वल टू 0। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास भाई? तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point 0, -1 is twice its distance from the line is इतना। मतलब ये कि आपको ये कहा गया है कि भाई आपको जो पॉइंट विच मूव्स सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 0, 1, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये हमारा फिक्स लाइन है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आइए, ये लाइन हमें गिवन है, क्या दिया हुआ लाइन? 3x प्लस 4y प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पॉइंट है जो कि x, y हम लेते हैं क्योंकि ये तो लोकस है हमारा, h, k भी ले सकते हैं, और ये हमारा m है, और ये पॉइंट आपको दिया है, 0, -1। अब ये क्या बोल रहा है कि आपका, और ये s है हमारा, तो अब यहाँ पे देखो कि PS अपॉन PM का जो रेशियो है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये क्या है? ट्वाइस है। तो PS अपॉन PM की रेशियो की अगर बात करें तो ये 2/1 हो जाएगा। ट्वाइस इन द सेंस ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप मुझे बता दो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये PS अपॉन 2 इंटू PM हो जाएगा, होगा। अब बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करो तो PS स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू PM स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मुझे बता दो PS की स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि अंडर रूट करके होल स्क्वायर करेंगे एलिमिनेट हो जाएगा, तो अंडर रूट हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 4 इंटू PM की अगर हम बात करें तो PM आपको पता है कि ये जो लोकस है इस पॉइंट लाइन के अंदर डालेंगे तो हमारे पास 3x, ये बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का अंडर रूट, फिर होल स्क्वायर करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, और नीचे में 25 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपका, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं ना, 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 इंटू, अब ये जो इंटू है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई?
तो ये होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0, ये होता है। अब यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 24x और फिर BC, तो ये हो जाएगा 8y और फिर हो जाएगा CA का मतलब 6x। और ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25 2 जा 50y प्लस 25 1 जा 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 4 जा 64 y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24 4 जा 96x, ये हो जाएगा 8 4 जा 32y और 4 6 जा 24x, ये हो जाएगा 24x। अब जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो 25 इस सबको आप इधर जाए, 36 में से 25 जाएगा, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर। अब यहाँ से 64 में से 25 जाएगा तो ये आ जाएगा 39 प्लस का 39y स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 96 ये क्या, ये xy होगा ना, 4 3 24 xy है ये, ठीक है, ये xy है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही, ये आपका 96xy, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 96xy एज इट इज आएगा, फिर आपको पता है कि भाई 30 यहाँ पे 24x है, 24x है तो माइनस का 24x एज इट इज आएगा। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो ये माइनस में जाएगा और माइनस में 32, इसका मतलब कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18y और ये हो जाएगा माइनस का 21, ये माइनस का 21, ये तो प्लस में ही रहेगा ना, ये 21 इक्वल टू 0 और यही आपके कोनिक का फाइनल आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोनिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। अगला हेडलाइन डालिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व, ठीक है। जब हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व की बात करते हैं तो हमारा जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री कर्व होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है भाई, क्या, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व है, ठीक है। अब आप जब देखेंगे कि भाई ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व है तो यहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व आपका सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व आपके पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो हम इस कर्व पे यही समझेंगे कब ये कर्व पैराबोला बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, सर्कल बनाएगा, एलिप्स बनाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जनरेट करेगा, तो ये हम समझेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर आपका when focus lies on directrix when focus lies on डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, मतलब ये कि अगर आपका डेल्टा इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 बनाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा आपका है क्या, तो डेल्टा है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर और डेल्टा को रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा एक्चुअल में ये कहाँ से आता है, तो ये आता है जब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, जैसे AFBHGFC, ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाता है। अब इसको याद रखना आसान है, अगर आप इसको ओपन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब ये डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद रखने के लिए हम आपके पास सिंपल सी बातें आपको समझाते हैं कि भाई अगर आपको इसको याद रखना है तो आप यहाँ पे देखो कि जो डायगोनली होता है वो डायगोनली तो आपका ABC है भी, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपर, यहाँ पे देखो ये अपर और लोअर दोनों जगह ट्रायंगल बनाता है और ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल दोनों आपका क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पे देखो, अब याद रखना भी आसान है कि डायगोनली तो ABC हो जाएगा, और अगर हम अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो दोनों सेम है। अब कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पे H होगा, कहाँ पे G होगा, F होगा, तो आप मुझे बता दो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम बात करें, अल्फ़ाबेट में ऑर्डर की बात करें, तो जो H का पोजीशन होता है वो होता है 8 और G का जो पोजीशन होता है वो होता है 7 और F का जो पोजीशन होता है वो होता है 6। तो सिंपल सी बात है 8 7 6, यहाँ पे भी 8 7 6। तो आप इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रिमाइंड करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब याद रखना कि जब फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा, जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, तो जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा ना, तो ये यहाँ पे बातें कुछ इस तरह से होगी कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक लाइन, ये लाइन है, ये देखो ये एक लाइन है और आपको पता है कि यहाँ पे फोकस कहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे लाई करेगा, और ये आपका अब आप मुझे बता दो, ये आपका M है, ये आपका P है और ये आपका S है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आपका जो फोकस होता है वो किस पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यही तो पता है कि PS अपॉन PM,
पी एस अपॉन, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम यही तो बोलते हैं कि भाई पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम। तो पी एस अपॉन पी एम जो होता है ये तो कांस्टेंट होता है, और इसी को तो हम इसेंट्रिसिटी बोल रहे हैं। तो पी एस अपॉन पी एम कांस्टेंट होगा। अगर हम पी एस अपॉन पी एम को कांस्टेंट कर देते तो आपको पता है कि अगर इस लाइन को आप आगे भी इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए अगर आपने इस लाइन को फर्दर इंक्रीज किया, ये लाइन अगर मान लीजिए आपने इस लाइन को इस तरह भी इंक्रीज किया, तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ से भी, अगर यहाँ पे भी आप डालेंगे, यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर चेक करेंगे, तो फिर तो यहाँ पे आपका P आ गया। अब P अगर आपका यहाँ पे आ जाएगा तो M आपका फर्दर यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से तो वही होगी कि भाई PS अपॉन PM, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। और इसी तरह से आप इधर भी कर सकते हैं कि भाई अगर हम मान लीजिए कि आपका, अगर हम इधर भी देखेंगे, अगर हम इधर भी देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ना, फिर से ये ऐसा है कि P हो जाएगा, ये P हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे, अगर फर्दर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से भी आप डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तो आपको पता है कि यहाँ पे दो लाइन बन रहे। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि भाई जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो उस केस में पहली बात आपको ध्यान रखना है कि द लाइन will be lies on, the line will be lie, the line will be real and distinct and distinct intersecting distinct and intersecting। तो अब आप मुझे ये बता दो भाई उस केस में क्या होगा, द लाइन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग। तो अब आपको पता है कि भाई लाइन जो होगा वो डिस्टिंक्ट एंड रियल इंटरसेक्टिंग होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप कि जब लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग होगा तब आपका जो इसेंट्रिसिटी होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर E1 से बड़ा होगा तो आपका जो H स्क्वायर होगा वो भी बड़ा होगा किससे, AB से। जो आपका H स्क्वायर होगा वो भी बड़ा होगा किससे, AB से। अब यहीं पे एक बात और आप ध्यान रखना कि अगर ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर होगा, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उस केस में याद रखना कि अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तब आपको ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी का जो सम होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने पर अगर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा तो उस केस में मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट अगर यहाँ पे करता है तो उस केस में a प्लस बी का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रियल हुआ, अब अगर मान लीजिए कभी लाइन ऐसा हो जाए, द लाइन विल कोइंसिडेंट द लाइन विल कोइंसिडेंट।
अगर लाइन कोइंसिडेंट हो जाता है, तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई एक लाइन है आपके और इसी पे दूसरा लाइन आपने ये आ गया, भाई इस पे कंप्लीटली ये लाइन आ गया, तो ये एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो गया। अगर ये कोइंसाइड करेगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो ई होगा, आपका जो ई सेंट्रिसिटी होगी वो हमेशा इक्वल होगी 1 की। ई सेंट्रिसिटी क्या होगी? इक्वल होगी 1 की। और साथ में आपका जो एच स्क्वायर होगा वो भी इक्वल होगा ए बी के। तो कोइंसिडेंट करने पर आपको ध्यान रखना कि E इक्वल टू 1 और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई द लाइन विल बी नो रियल, मतलब अगर लाइन रियल ही नहीं हुआ, तो अगर लाइन रियल नहीं होगा इसका मतलब वो इमेजिनरी होगा। लाइन विल बी इमेजिनरी लाइन। अगर लाइन इमेजिनरी हुआ तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि अगर लाइन आपका इमेजिनरी होगा तो आपका जो ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी, आपकी ई सेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगा। और अगर ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन होगी तो एच स्क्वायर जो होगा वो भी ए बी से लेस देन होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका व्हेन फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। सेकेंड पॉइंट हुआ कि व्हेन फोकस does not lies on when focus does not lie on डायरेक्ट्रिक्स। तो जब आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तब क्या होगा, तो चलिए समझते हैं। तो उस केस में आपका जो डेल्टा होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में क्या होता है भाई, तो अगर आपका डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो आप याद रखना कि सबसे पहले जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहले सर्कल। तो ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो याद रखना सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सर्कल के केस में आपकी जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो 1 होती है। सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। सर्कल के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। अब यहां से आगे अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि सर्कल के केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। और आपका जो h होगा वो h इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये कैसे, तो आपको पता है कि आपके पास जो जनरल इक्वेशन है वो यही तो है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकेंड डिग्री कर्व है
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व है वो आपका यही तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए और बी को आप इक्वल कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एच को अगर आप 0 करोगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो आपको फिर ये दिखेगा 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से अगर आप सेंटर की बात करोगे तो सेंटर हो जाएगा माइनस का g और माइनस का f। मतलब ये कैसे आया? तो आप याद रखना कि x के कोफिशिएंट में माइनस हाफ से डिवाइड करोगे और y के कोफिशिएंट में माइनस हाफ से डिवाइड करोगे तो ये माइनस g और माइनस f हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम रेडियस की भी बात कर ले तो रेडियस हो जाएगा g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस का c का अंडर रूट। ये आपका रेडियस आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका ये है कि अगर मान लो ये तो सर्कल की बातें हो गई, अगर इस कर्व को सेकेंड डिग्री कर्व को पैराबोला बनना होगा तो क्या कंडीशन है भाई? पैराबोला। तो पैराबोला बनने के लिए पहला पॉइंट तो यही है कि आपका जो डेल्टा होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो 1 होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैराबोला के केस में जो एच स्क्वायर होगा वो ए बी के बराबर होगा। अगर ये सारी बातें आपके सामने है तो समझ जाना कि भाई ये जो है आपका वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर ये जनरल थर्ड पॉइंट पे कि ये जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री है अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा तब जब आपका डेल्टा डो नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपकी जो इसेंट्रिसिटी होगी वो 0 से तो ग्रेटर देन होगी बट 1 से लेस देन होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो एच स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा ए बी से, और अगर ऐसा कुछ होगा तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करे। और अगर हम इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 1। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है ना, और ये याद रखना कि यहाँ पे अगर ये ए ग्रेटर देन बी होता है, ए ग्रेटर देन बी होता है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, और अगर बी ग्रेटर देन ए होता है तो ये वर्टिकल इलिप्स होता है। ये बातें ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और ये वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वर्टिकल इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, अब अगेन अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट पे, तो यहां पे क्या है कि अगर ये फोर्थ पॉइंट पे अगर बात करें तो हाइपरबोला की अगर बात करें तो हाइपरबोला के केस में डेल्टा डो नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट आपका यही होगा कि हाइपरबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 1 से, और हाइपरबोला के केस में आपका जो एच स्क्वायर होगा वो भी ग्रेटर देन होगा किससे? ए बी से।
तो ये आपका हाइपरबोला कहलाएगा। और एक लास्ट पॉइंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो ये सब कुछ तो ऐसे ही होगा। पहला पॉइंट वही कि डेल्टा डो नॉट इक्वल टू 0, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि a प्लस बी का जो सम होगा वो 0 के बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो आपको ये बात मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपका जो सेकेंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व है, कब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कब वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, कब वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, कब वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है और कब वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, कब वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो चलिए यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस, जो हमने अभी डिस्कस किया है इस कंसेप्ट पे बेस हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स और आपके पास ऑप्शन है कुछ इस तरह से। पहला ऑप्शन है अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा ऑप्शन है अ पैराबोला। सी ऑप्शन है एन इलिप्स। और डी ऑप्शन है अ हाइपरबोला। देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे और आपको ये पूछे कि भाई ये जो कर्व आपके सामने दिया हुआ कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर, कब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर, कब ये एलिप्स को हाइपर, तो ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपका डेल्टा 0 के बराबर होगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में आपको मैंने बताया ये सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, और उसके अंदर फिर से कंडीशन मैंने आपको बताया कि कब वो सर्कल होगा, कब वो इलिप्स होगा, कब वो पैराबोला होगा, कब वो हाइपरबोला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना पड़ता है क्या डेल्टा 0 के बराबर है या नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हम अपना जनरल इक्वेशन लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि 2h xy नहीं है, तो xy नहीं है तो इसका मतलब 2h xy की वैल्यू 0 होगी, तो उसको हटा दो, तो ये हो जाएगा प्लस 2gx, ये हो जाएगा प्लस 2fy और यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि x का कोफिशिएंट अगर हम देखें, a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 2, और यहाँ से 2g की वैल्यू -2, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1, और 2f की वैल्यू 12, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, और c की वैल्यू कितनी आ गई 10।
अब आपको पता है कि हमें पता है कि डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस AH स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये हो गया इसका मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब फिर ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर आंसर रहेगा। तो पहले तो हम इसको चेक करते हैं। तो भाई आप मुझे बता दो ABC, तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 20 आ गई। अब 2FGH, तो 2FG और H की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 हो गया भाई। अब माइनस AF स्क्वायर, A और F स्क्वायर माइनस का 36 माइनस BG स्क्वायर, तो माइनस B का मान कितना है 2 और G स्क्वायर का मतलब कितना है भाई, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये हो जाएगा 2 और माइनस CH, इसकी वैल्यू है 0 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और माइनस 36 प्लस ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 38 इक्वल टू 0, और आपका जो माइनस का 28, तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब एक बात तो समझ में आया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो या तो पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। सर्कल है नहीं तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि पैराबोला का कंडीशन क्या होता है कि आपका एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी के। एलिप्स का कंडीशन क्या होता है कि एच स्क्वायर लेस देन होना चाहिए ए बी से। और हाइपरबोला का कंडीशन क्या होता है, एच स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी से। तो जरा इस कंडीशन को चेक करो, तो ये 0 और ए बी का मान कितना है भाई, तो ए और बी का मान है 2, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, मतलब इस केस में ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 0 और लेस देन 2 होता है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंडीशन चेक करना, और आगे तो करने की जरूरत नहीं होगा ना, क्योंकि 0 जो होगा वो कभी 2 से बड़ा थोड़ी ना होगा, तो ये तो हाइपरबोला होगा नहीं। तो इस तरह से हमारा आंसर एलिप्स हो जाएगा, एलिप्स इज राइट आंसर। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फर्दर नेक्स्ट क्लास में आगे के लेक्चर पे बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।